हुए विधान पार्षद, कह देते जी शिक्षक से चुने हुए विधान पार्षद, विधायकों से चुने हुए विधान पार्षद, तब ना तो ये लोग बैठेंगे तो सब लोग उज्जर उज्जर कुर्ता पजामा पहन के एक रंग रूप में रहेंगे, या मास्टर वैरायटी वैरायटी करेगा। ये सब बिहार का शिक्षा को बर्बाद करने के लिए और शिक्षकों के मन मस्तिष्क में यह आपसी कटुता बढ़ाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए, शिक्षकों को बांटने के लिए, लोगों को जलील और डेमोरलाइज करने के लिए इस तरह की पॉलिसी कोई भी लाता है तो पॉलिसी है या बिल्कुल। नमस्कार, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में आजकल नौकरी की भरमार चल रही है, नौकरी की बहार चल रही है। हाल फिलहाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हैं, ताकि बिहार की क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सुधरे। इसके लेकर के अभी हम फिर से आप सबको चहेते जिनको सुनने के लिए आप इंतजार करते हैं, जी हाँ, ब्रजवासी सर के पास हम पहुंचे हैं। क्या जो कुछ भी आपकी सवाल है, जो आपका सवाल हमारे पास आता रहता है कमेंट के जरिए या फोन के जरिए, उन सवालों को लेकर के आपके पास आए हैं। इन सवालों में जो सवालों का लिस्ट है सर, सबसे पहले तो एक बार और आपका स्वागत सर हमारे चैनल में। थैंक यू। और हमारे पास जो सवालों का लिस्ट है उसमें सबसे मुख्य और कॉमन सवाल ये है कि सर, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, वैसे लाखों शिक्षक है बिहार में, तो उन लोगों को अपनी सक्षमता अब प्रदर्शित करना है, मतलब ये साबित करना है कि आप सक्षम है अभी टीचिंग करने लायक, और उनकी परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, ऐसा खबर है। हालांकि ऑफिशियली में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी भी ऐसा कहे कि हल्का फुल्का एग्जाम लेकर के आपको भी सरकारी बना देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर, और इसमें क्या सत्यता है सर, जानना चाहेंगे सर सब लोग आपसे। सरकार को यह पावर है कि वह कोई भी कानून सरकार बना सकती है जो संविधान के दायरे में हो और विधि सम्मत हो। तो विधि सम्मत कानून तो सरकार बना ही सकती है, लेकिन हमने पूर्व में भी कहा है, हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि यदि किसी भी कर्मचारी को आपने एक बार 60 वर्षों के लिए बहाल कर दिया, अगर नियुक्ति हो गई और उसकी सेवा अवधि 60 वर्षों के लिए एक बार आपने निर्धारित कर दी, उसके बाद आप किसी परीक्षा के आधार पर यह कहेंगे कि उनको बीच में ही हम हटा देंगे या परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, तो यह बिल्कुल अवैधानिक है। केवल बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी संविधान इस प्रकार के सर्कुलर को परमिश नहीं करता है, या परमिशिबल नहीं है, या अवैध कानून होगा, या कानून नहीं चलने वाला है। लेकिन सर, जो नियमावली बनाया गया तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार में अगर असफल होते हैं तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यह कानून यह नहीं ला सकते हैं, सुझाव मांगे हैं, इस पर सुझाव में हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है, और निश्चित रूप से जब नई नियमावली आएगी तो इसे निश्चित रूप से हटा करके सुधार करके इनको लाना पड़ेगा। परीक्षा वो ले सकते हैं, परीक्षा वो लेंगे, वो यह कह सकते हैं कि हाँ परीक्षा जो पास करेंगे उनको हम राजकर्मी बना देंगे, तो वो बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको नियोजन इकाइयों का भी अस्तित्व रखना पड़ेगा। जो लोग परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, परीक्षा में फेल कर जाएंगे, तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, और जो पास करेंगे वो राजकर्मी हो जाएंगे। यह संभव है, यह सरकार को यह संभव है। लेकिन यदि यह कहेंगे कि नहीं परीक्षा में फेल कर जाए उनको हटा देंगे, तो किसी की औकात नहीं कि कोई किसी को हटा सकता है, इनका औकात से बात। सर, सक्षमता परीक्षा जो है उसको पास करने के बाद ये क्लियर नहीं है अभी तक कि राज्यकर्मी होंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे नहीं, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो नियमावली का जो प्रारूप आया है, जिस पर आपत्ति मांगी गई थी, तो नियमावली के प्रारूप का जो प्रियम्बल है उसका, ऊपर से जब उसकी प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, शुरुआत में ही लिख दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के बराबर लाने के लिए कानून बना रही है। तो उसमें जो संविधान की धारा 309 का जो उसमें जिक्र किया गया है, तो संविधान की धारा 309 के तहत कोई भी जो कानून बनता है वह राज्यकर्मी का कानून बनता है। जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट वह जो शक्ति दी गई है राज्यों को और केंद्र सरकार को भी, दोनों को उसी से मिला है कि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार कोई अपने कर्मचारियों के लिए जो कानून बनाएगी तो इसी धारा के तहत बनाएगी, इसी धारा के तहत उनको यह शक्ति प्राप्त है। तो जैसे ही धारा 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली बनी, या राज्यकर्मी की नियमावली है, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है। इसके लिए स्पष्ट अलग से लिखने की जरूरत, हम लोग पढ़े लिखे लोग इतना समझते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अस्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो होंगे और राजकर्मी जो होंगे उसमें क्या कुछ अंतर है किसी भी तरीके से? नहीं, विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी में कोई अंतर नहीं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक शब्द भी हट जाएगा जो मुझे लगता है। विशिष्ट शिक्षक शब्द रहेगा नहीं, हमने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक का मतलब क्या होता है? टीचर इज टीचर, शिक्षक शिक्षक होता है, विशिष्ट क्या होता है?
विशिष्ट शिक्षक को परिभाषित किया गया है। इसको अगर विशेष शब्द के रूप में अगर आप देखेंगे तो यह परिभाषित है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो नई जो शिक्षा नीति आई है भारत सरकार के द्वारा, उस नई शिक्षा नीति के तहत बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक वैसे शिक्षक कहे जाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जो दिव्यांग होंगे, शिथिलांग होंगे, विकलांग होंगे, ऐसे बच्चों को। तो इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। इसलिए जब उस नाम से उस शब्दावली को किसी रूप में शिक्षा नीति के अंतर्गत परिभाषित किया जा चुका हुआ है, तो वर्णित स्थिति में आप उस शब्द का प्रयोग करके और फिर नए तरह से आप नियमावली नहीं बना सकते हैं। सर अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है, और ऐसा अभी तक जो बात है अगर वो रह जाए, विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी वाले शिक्षक जो अध्यापक कहला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी अंतर रह जाएगा सर, भेदभाव वाली बात अभी भी रह जाएगी, क्योंकि शिक्षकों की ऑलरेडी बहुत सारा नाम है सर। देखिए, भेदभाव मैं सरकार को लिखा हूँ और सुझाव भी दिया हूँ। जब किसी विद्यालय में हम जाते हैं, किसी विद्यालय की व्यवस्था की हम मॉनिटरिंग करते हैं, तो निजी विद्यालयों में जब आप जाते हैं तो वहां पर निजी विद्यालय आपको अच्छा क्यों लगता है? सबसे पहली चीज वहां पर यह है कि वहां जितने बच्चे मिलेंगे आपको वेल ड्रेस्ड मिलेंगे और एक ड्रेस में मिलेंगे। उसको अपने सरकारी विद्यालयों में भी लागू किया जा रहा है। 100% हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में भी बच्चे पूरे ड्रेस में आते हैं। तो ड्रेस में क्यों लाया जाता है? उसका बस एकमात्र मकसद है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, समरूपता, कि उसमें कोई गरीब का बच्चा हो, कोई अमीर का बच्चा हो, कोई राजा का बेटा हो, कोई भिखारी का बेटा हो, कोई ऑफिसर का बेटा हो या कोई मनरेगा कर्मी का बेटा हो, तो सब जब एक स्कूल में आता है तो एक प्लेटफॉर्म पर, एक फुटेज पर सब बराबर हो। उसमें कोई हीन भावना से कोई ग्रसित नहीं हो, कोई श्रेष्ठ भावना से ग्रसित नहीं हो, इसलिए सभी को एक समान दिया गया। तो जब बच्चों में हम एक रूपता की बात करते हैं कि बच्चों के साइकोलॉजी को हम समझे कि उसमें एक रूपता रहे, तो वैसी स्थिति में शिक्षक जो है उनके साइकोलॉजी को सरकार क्यों नहीं समझना चाहती है कि जब एक ही विद्यालय में भांति भांति के नाम के शिक्षक रहेंगे तो वहां भी तो उनके मन मस्तिष्क में यह बात खटकती रहेगी, कोई अपने को श्रेष्ठ समझेगा, कोई अपने को निम्न वर्ग का समझेगा। तो यह श्रेष्ठ भावना और अपने अंदर में ग्लानि की भावना, किसी में कमतर की भावना, यह नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी शिक्षक को एक नाम देना चाहिए। संवर्ग अलग अलग करने की बात है, अगर उसको आप डिमार्केट करना चाहते हैं तो उसके डिमार्केशन के लिए आप विद्यालय अध्यापक जैसे लिखें तो विद्यालय अध्यापक एक में लिख लीजिए बीपीएससी संवर्ग, एक में लिख दीजिए कि स्थानीय निकाय संवर्ग, या उसमें आप लिख दीजिए समायोजित संवर्ग, कुछ भी करके डिमार्केशन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो नाम है वो विद्यालय अध्यापक ही रहना चाहिए, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया सरकार। विविधता न आए शिक्षकों में, इसके लिए विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक या बीपीएससी वाले शिक्षक, अध्यापक, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, कोई एक नाम हो। क्या सर? अच्छा, जितना लोग आते हैं हाउस में, जो मेंबर बन के आते हैं विधान पार्षद, 75 को सीट है बिहार के अंदर में एमएलसी का, तो उसमें कुछ लोग आते हैं जिला परिषद से चुन करके, स्थानीय निकायों के माध्यम से आते हैं, कुछ लोग मनोनीत भी होते हैं, कुछ लोग मनोनीत होते हैं जो खेल के कोटा से आते हैं, साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, कहीं से आते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ग्रेजुएट लोग वोट करते हैं, कुछ लोगों को टीचर लोग वोट करते हैं, कुछ लोग को विधायक लोग वोट करते हैं, तो तरह तरह से आते हैं। तो क्या इन लोगों का संवर्ग अलग अलग बनाते हैं लोग? तो वहां तो बैठते हैं तो सब विधान पार्षद होते हैं, तो उसमें कह देते हैं जो मुखिया से चुने हुए विधान पार्षद, कह देते जी शिक्षक से चुने हुए विधान पार्षद, विधायकों से चुने हुए विधान पार्षद, तब ना तो ये लोग बैठेंगे तो सब लोग उज्जर उज्जर कुर्ता पैजामा पहन के एक रंग रूप में रहेंगे। यहाँ मास्टर वैरायटी का रहेगा। ये सब बिहार का शिक्षा को बर्बाद करने के लिए और शिक्षकों के मन मस्तिष्क में यह आपसी कटुता बढ़ाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए, शिक्षकों को बांटने के लिए, लोगों को जलील और डेमोलाइज करने के लिए इस तरह की पॉलिसी कोई भी लाता है तो पॉलिसी है या बिल्कुल गलत पॉलिसी है। सर, चूंकि इससे पहले बीपीएससी का जब फॉर्म भरा रहा था तो उस समय आपने संघ के माध्यम से आपने शिक्षकों से आह्वान किया था कि लोग फॉर्म न डालें, लेकिन फिर भी बहुत सारे निजी शिक्षक जो है फॉर्म डाले थे, जिसमें 28,000 से अधिक लोग सफल भी हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, 28,800 कुछ लोग हुए हैं, लगभग 29,000 मान के चलिए। तो आपको मैं बता देता हूं कि इस 29,000 में मात्र 5,000 लोग ही ऐसे हैं जो 1 to 5 में चयनित हुए पहले जाने के। ऐसा नहीं है, 68,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और 68,000 लोगों ने 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं फिलअप किया। उसमें से अधिकांश 90% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपने से जिस पद पर कार्यरत थे उससे बड़े पद पर जाने के लिए उन्होंने फॉर्म, तो उसके लिए हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया था। अगर कोई प्राइमरी का टीचर है, कोई हाई स्कूल में जाना चाहता है तो उसको हम क्यों रोकेंगे? तो हम लोगों ने उसको नहीं रोका था। हमने कहा था कि आप जिस बेसिक ग्रेड में अगर हैं तो बेसिक ग्रेड के लिए क्यों भरिएगा। तो उसमें मात्र 5,000 लोग ही आए हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग चयनित होकर के आए हैं, बहुत कम लोग फॉर्म भरे थे। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि संघ और जो श्रेष्ठ है, जो शीर्ष पे बैठे हैं हमारे नेता, शिक्षक नेता, वो लोग हम लोगों को मना कर दिए और वो खुद फॉर्म डाल करके आगे, मतलब उनकी पदोन्नति हो गई, 6 to 8 से 9 to 10 में चले गए।